डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उनके हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये एक मॉडल पेपर है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न, ये जो पेपर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर के आधार पर आपको एक गाइड मिलेगा कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर कैसे मिलेंगे। तो देखिए, जो आपका मॉडल पेपर ये दिया गया, तो देखिए सबसे पहले जब आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर मिलता है तो उसमें सबसे पहले दिखा रहता है समय, आपका लिखा रहता है 3 घंटे 15 मिनट, और साथ ही साथ जो आपका पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है। लेकिन निर्देश में पहली चीज़ें एकदम ऊपर ही लिखी रहती हैं कि प्रारंभ में जो 15 मिनट आपको मिलता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है, और इसमें 2 खंड आपको मिलेंगे। दूसरी बात देखिए, इसमें याद रखना है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने खंड क की ओर से। तो खंड क का जो हम लोग का देखिए स्टार्टिंग होता है, तो इसमें देखिए पहले हम लोग का जो स्टार्ट होता है वो बहुविकल्पी प्रश्नों से होता है। बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपको नंबर मिलते हैं वो आपके सटीक नंबर होते हैं और पूरे के पूरे मिलते हैं आपको ये नंबर। तो आज के इस सीरीज का या आज का ये जो मॉडल पेपर है उसका पहला हम लोग का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उसका क जो प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। प्रश्न को देखिए ध्यान से, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया बिहारी सतसई, ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया गया है प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया गया है पृथ्वीराज रासो। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना जो है वो प्रेम सागर है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले के का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। ख जो हम लोग का प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए आपके बहुविकल्पी में या आती लघु में वन लाइनर में भी पूछ सकता है ये प्रश्न। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। पहला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड है ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, तीसरा जो है बद्री नारायण चौधरी जिन्हें हम लोग प्रेम ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, और चौथा जो इसमें ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सीरीज की ओर हम लोग आगे और देखते हैं पहले के ग प्रश्न को। ग हम लोग का प्रश्न है, पृथ्वी के साथी किस विधा पर आधारित रचना है? तो देखिए महादेवी वर्मा जो द्वारा रचित है पथ के साथी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नाटक, ऑप्शन नंबर सेकंड है संस्मरण, ऑप्शन नंबर थर्ड है आत्मकथा, और ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है निबंध। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, संस्मरण। बढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया इसमें जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सेकंड है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर थर्ड है वासुदेव सरल अग्रवाल, और ऑप्शन नंबर 4 जो इसमें दिया गया है शिव प्रसाद सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, वासुदेव सरल अग्रवाल। देखिए जो पहला हम लोग का चैप्टर है वहाँ से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वासुदेव सरल अग्रवाल ही उसके लेखक हैं पहले चैप्टर के, तो इसलिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। बढ़ते हैं अंग प्रश्न की ओर। जो 5वां प्रश्न है पहले का अंग, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? जो इसमें आपका दिया गया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सेकंड है यशपाल, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसमें दिया हुआ मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 4 है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन जिन्हें हम लोग अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। तो अंग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला इसमें जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर जी जो हैं वो आवारा मसीहा के रचनाकार वही हैं। तो अंग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा भी देखिए आपको जो दिया गया है इसमें यह काव्य संकलन से दिया गया, यानी जो पहला जो आपका पार्ट था पहले प्रश्न में 5 प्रश्न वो गद्य के थे, अब दूसरे प्रश्न के जो 5 प्रश्न रहेंगे वो काव्य के रहेंगे। तो काव्य में जो हम लोग का पहला प्रश्न है दूसरे का क, प्रयोगवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए पहला जो दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया गया है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन जो अज्ञेय हैं जिन्हें हम लोग अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं, उन्हें ही हम लोग प्रयोगवादी कवि कहते हैं या उनके जनक यही हैं। ख की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तार सप्तक के संपादक कौन है? पहला इसमें प्रश्न जो दिया गया है विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, चौथा जो दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए ये जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक हैं। देखिए इसमें मुख्य रूप से 7 लोगों के साथ लेकर लिखा गया था, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो संपादक के रूप में याद किया जाता है वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन जी को याद किया जाता है, जिन्हें हम लोग अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। तो ख का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न ख का हम लोगों ने आंसर देख लिया है, तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। अब बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। ग हम लोग का प्रश्न है वैदेही वनवास के रचयिता हैं।
ऑप्शन नंबर जो पहला इसमें दिया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया सियाराम सरलगुप्त। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया गया है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है मैथिली सरलगुप्त। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हम लोग हरिऔध के नाम से भी जानते हैं, इसके रचिता जो है वो वैदेही वनवास के रचिता यही है। तो ग प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो प्रश्न संख्या घ है। तो दूसरे का घ, आधुनिक युग की मीरा हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा कौन है। ऑप्शन नंबर जो पहला दिया गया है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया गया है शिवानी। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दूसरे का अंग जो प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकृति का मानवीकरण। दूसरा जो है युद्धों का वर्णन। ऑप्शन नंबर थर्ड है यथार्थ चित्रण। ऑप्शन नंबर फोर्थ है भक्ति की प्रधानता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण ही छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो अंग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न है वो आपका 10 नंबर का होता है और इसमें क्या होता है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए रहते हैं, उनकी व्याख्या करनी होती है हमें। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तीसरा का जो ये दिया गया आपका पैरा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपका पहला चैप्टर ही है। यह आपका जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो ये वहीं से पैराग्राफ लिया गया है और उस चैप्टर का ये आखिरी पैरा है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 10 नंबर का आपका आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखिए जो आपका लाइनिंग आपको दिख रहा है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपनी भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। तो ये देखिए आपका दिया गया है रेखांकित भाग दिया गया है इस पैरा का। पहला देखिए जो इसमें आप आ रहे हैं, तीसरे का जो पहला देख रहे हैं, तो पहला ये आता है आपको उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए जब भी आपको इसका मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है, आपसे संदर्भ पूछ रहा है इसका, तो संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के किस चैप्टर से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और ये जो है एक प्रकार का ये निबंध है। यह कौन सी विधा है, ये निबंध विधा का नाम है। ठीक है, शीर्षक पता चल गया हम लोग को, लेखक पता चल गया, पहला प्रश्न हो गया आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की ओर। इसमें लिखा गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए जो आपका इसमें रेखांकित भाग है, तो पहले तो आप इसका लिखेंगे रेखांकित भाग का हमने देखिए संदर्भ तो की बात तो खत्म हो गई, अब उसमें तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं आपको। अब प्रसंग लिखना है कि इसमें आपको क्या बताया गया है। तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ये जो गद्यांश आपको दिया गया है, इसमें लेखक ने लोकगीतों और लोक कथाओं को संस्कृति के संरक्षक के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, लोकगीत जो होते हैं या लोक कथाएं जो होती हैं वो हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाली हैं, इनके बारे में उन्होंने इसमें व्याख्या किए हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग कि रेखांकित भाग की व्याख्या को। तो देखिए जो मुख्य रूप से ही अगर पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, तो यहाँ पर पूर्वजों के देखिए हमारे बारे में बात, जैसे हम हो गए, हमारे पिताजी हो गए, पिताजी से जाएंगे दादाजी, दादा के बाद परदादाजी, तो हम लोग आगे जा रहे हैं पूर्वजों की ओर। हमारे पूर्वजों ने भूतकाल में चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी कार्य व उन्नति की है वो हमारे लिए गौरवपूर्ण और उसे हम गौरव के साथ धारण करते हैं। या जो ये सब पराक्रम है उसको हम लोग बहुत ही सम्मान के साथ धारण करते हैं, इसे हम लोग आत्मसात करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं कि यह हमारे लिए कितना उत्तम है, यह कितना हमारे लिए क्या है, यह लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो उसे हम लोग बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही गौरव के साथ उसे हम लोग अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उसे अपने अंदर हम लोग धारण करते हैं। पूर्वजों द्वारा उस सारे विस्तार को हम गौरव और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। और जो ये पूर्वज हमारे लिए उच्च आदर्श प्रस्तुत कर दिए हैं, उनके जो परम तेज हैं हम स्वयं साक्षात करके अनुभव कर सकेंगे। यानी उनके इन तेज को हम लोग अपने जीवन में अगर उतारे हैं तो हम लोग स्वयं ही इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, तथा भावी पीढ़ी मतलब जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी है उनको वैसा आचरण करने के लिए हम प्रेरित कर सकेंगे। उन्हें हम लोग भी उनके लिए हम भी प्रेरणा बन सकते हैं। अगर हम अपने पूर्वजों से ये चीज़ प्राप्त करते हैं तो उन्हें हम प्रेरित कर सकेंगे। हमारी इच्छा होती है कि अपने पूर्वजों से प्राप्त इस भावना द्वारा हम अपने भावी जीवन को
मजबूत बना सकें या आने वाली जो पीढ़ियाँ हो एक राष्ट्र का स्वरूप मतलब एक उत्तम राष्ट्र को बना सके। उत्तम राष्ट्र की मतलब बताने में यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तम राष्ट्र तभी बन पाएगा जब हम लोग अपने पूर्वजों से संस्कृति और उनके जो आदर्श हैं उन्हें हम आत्मसात करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन से फिर आने वाली भावी पीढ़ियों को हम लोग देते हैं, प्रदान करते हैं, तब ही यह संभव है। कभी इसमें यही व्याख्या करना चाह रहे हैं या इसी बारे में यह बता रहे हैं। तो आपका दूसरा इसमें देखिए बात हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। तीसरा जो इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्र संवर्धन का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तीसरा जो बात है इसमें, राष्ट्र संवर्धन का प्रकार क्या होता है। तो इसमें जो उत्तर आपका हो जाएगा, राष्ट्र संवर्धन का प्रकार यही है कि पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत किए गए उच्च आदर्श मतलब जो उनका आदर्श है, जो आदर्श वाक्य है, जो आदर्श बातें हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारें और स्वयं हम लोग इसको अनुभव कर सकें और अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ियाँ होंगी उनको भी हम लोग इसे दे सकें, ताकि राष्ट्र का संवर्धन या राष्ट्र का जो तरक्की है वो बना रहे। चौथा इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, 5 देखिए प्रश्न है, सभी दो प्रश्न 2 नंबर के हैं आपके। इसमें कोई अगर आप छोड़ते हैं तो उसमें आपका 2 नंबर माइनस हो जाएगा। चौथा इसमें बात है, अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें जो बात लिखी गई है, अतीत जो है वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसके बारे में जब हम लिखना चाहेंगे तो इसका आशय यह है कि अतीत को वर्तमान का बोझ नहीं समझना चाहिए। जो बीती हुई चीज़ें हैं उसको वर्तमान का बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे राष्ट्र अभिनंदन के रूप में देखना चाहिए। भूत की चीज़ें, भविष्य की चीज़ें को भी हमें ध्यान में लेकर चलते रहना चाहिए, उन चीज़ों को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। लेखक उसके लिए प्रेरित कर रहा है। जो 5वीं इसमें बात है, लेखक किस राष्ट्र का स्वागत करना चाहता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, लेखक इसमें किस राष्ट्र का स्वागत करना चाहता है। तो लेखक जो हैं कौन है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी। उसमें ऐसे राष्ट्र का वो स्वागत करते हैं जहां अतीत वर्तमान के लिए भार नहीं है और जहां भूत का नकारात्मक प्रभाव वर्तमान पर नहीं होता है। भूत का नकारात्मक प्रभाव वर्तमान पर नहीं होता है, वो ऐसे राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा राष्ट्र अभिनंदन करने योग्य है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा राष्ट्र जो है वो अभिनंदन के योग्य है। तो इसकी पूरी मैंने व्याख्या कर दी। अब आइए देखते हैं इसके अथवा में क्या है। पढ़ते हैं अथवा में। देखिए जो अगर आप पहला वाला लिखते हैं तो मुझे तो लगता है कि आप पहले में बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है अथवा में, अगर उसे आप करते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर पाते तो आप इसे करिए। अथवा में देखिए ये एक भाग भी दिया गया है, जो कुछ भी हम संसार के लिए, देखिए इसको आप स्वयं कर लें, क्योंकि अब जो चीज़ें कठिन हो जाएंगी, ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा आपका अगर ये पूरा का पूरा शेड्यूल जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ इसमें, तब भी आपके लिए उचित नहीं होगा। तो इसे आप अथवा में देख लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप पहला जो करते हैं तो वो तो अच्छी चीज़ है, अगर वो नहीं कर पाते तो आप इस पर भी अगर लिख पाते हैं तो अथवा में आपको दिया रहता है। तो 10 नंबर का यहाँ से आपका होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण काव्य की ओर, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न देखिए पद्यांश पर आधारित है और महत्वपूर्ण है, ये भी 10 नंबर का आपका आता है। मनुजुग पच्छ पतच्छ होत मिटी जात जुमन जल, क्या है तारागढ़। देखिए ये आपका पद्यांश का भाग है और जो यमुना छवि आप का है पद्यांश, वहाँ से ये देखिए चैप्टर है और इसके जो लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये पैराग्राफ है, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं इसके दूसरे पक्ष की ओर आता हूँ और जो दूसरा इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग उस पर बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये प्रश्न है इसमें एक साथ यहाँ पर प्रश्न नहीं दिया गया, इसलिए इसकी व्याख्या जो थोड़ा होगा थोड़ा सा दुर्लभ होगा, लेकिन मैं आपको 2 लाइनें बता देता हूँ। देखिए इसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, मनुजुग पच्छ, तो आप तो जान ही गए कि यमुना छवि के किस पाठ से लिया गया है, गद्य गरिमा के जो काव्य पद्यांश जो गद्य गरिमा के यमुना छवि नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसके जो कवि हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है, जिसे हिंदी गद्य के जनक भी हम लोग उन्हें कहते हैं। मुख्य रूप से अगर बाद में इसके देखिए प्रसंग के बारे में बात किया तो इसमें देखिए कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्याख्या किया हुआ है, उनके मतलब उनकी महानता या उनकी विशेषता को इसमें व्याख्या किया गया है। तो कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है वो कह रहे हैं यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब भी चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है या कभी दिखाई देता है तो कभी ऐसा होता है कि वो अदृश्य हो जाता है। मनुजुग पच्छ प्रत्यक्ष मतलब कभी दिखाई देता है और कभी क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। यह देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो दोनों पक्ष का मतलब हो गया कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रत्यक्ष रूप से यमुना के जल में मिल गए हैं। यमुना के जल में वो क्या हो गए, दोनों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों मिल गए हैं। तो चंद्रमा के अदृश्य हो जाने पर ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण पक्ष आ गया है और पुनः प्रकट हो जाने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष जो है वो समाप्त हो गया है। तो ये जो आपका लाइन है 2 लाइनों का व्याख्या हो जाएगा।
इसमें देखिए आगे जो दिया गया इसमें तितनों ये जो पूरा इसका व्याख्या दिया गया है, तो इसमें आप यमुना नदी यमुना छवि के देखिए बारे में बात किया गया। इसमें जो प्रश्न रेखांकित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो मैं अब बढ़ता हूँ, अब दूसरा जो हम लोग का पहला पद्यांश दिया गया है हम लोग उस पर बात करते हैं। देखिए ये सरल है और आप यमुना छवि जो है बहुत ही ईजी वर्डों में लिखा है। बात होती हरिश्चंद्र की जो भाषाएँ थी बहुत ही सरल थी और इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस की, देखिए कृष्ण की जितनी बातें होती है वो श्रृंगार रस उसमें मिलता है ज़्यादातर। और भाषा जो इसमें मिलती है ब्रज भाषा मिलती है। और आप इसको देख लीजिएगा एक बार, अपने तैयार कर लीजिएगा। जब आपको इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, तो मैं इसकी व्याख्या आपको फिर से कराऊंगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा जो इसमें क्या है पद्यांश दिया हुआ है उसको देखते हैं। अथवा में जो काव्य के आपके दिया हुआ है हम लोग उस पर अब बात कर रहे हैं। कह न ठंडी शास में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। यहाँ से स्टार्ट है आपका जाग तुझको दूर जाना, यहाँ पर आपका यह समाप्त हो रहा है। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो देखिए इसमें भी आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये जो दिया गया पैरा आपका है वो पद्यांश जो दिया गया है वो गीत का है और महादेवी वर्मा जो हैं इसकी लेखक हैं और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी यह। तो इसमें देखिए जो पहला बात है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए शीर्षक जो है इसका गीत हो जाएगा और इसकी जो कवि हैं कवित्री वो महादेवी वर्मा जी हैं। तो आप तो इसको इजीली लिख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए ना। रेखांकित अंश की हम लोग इसमें व्याख्या करनी है। बढ़ते हैं रेखांकित भाग की ओर। देखिए हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। देखिए इसमें क्या कह रही हैं, तो कवित्री जो महादेवी वर्मा जो है इसमें कह रही हैं, कहती हैं यदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लगती है तो वह भी किसी सफलता से किसी विजय से कम नहीं है। उनके कहने का मतलब है सीधा सीधा इस लाइन का भावार्थ आपका हो जाएगा। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं यदि किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लगती है तो वह भी किसी सफलता से किसी विजय से कम नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा इसमें प्रश्न है इस पद्यांश से कवित्री का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें जो है क्या बताना चाह रही हैं इसमें, तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से कवित्री जो है वो भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों अर्थों के या दोनों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आत्मबल को प्रेरित करने का प्रयास कर रही हैं। यानी उनको आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी चाहिए और भौतिक जीवन दोनों को मिलाकर वो अपने आत्मबल को प्रस्तुत करना चाह रही हैं। किसकी राख अमर दीपक का भाग बनकर अमर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो बात किया जाता है पतंगा की बात हो रही है कि पतंगा जो होता है वो अपने उद्देश्यों के लिए दीपक पर जलकर राख के समान हो जाता है और उसकी राख दीपक की लौ से मिलकर अमर हो जाती है। तो यहाँ पर बात किया गया है जो इसमें पतंगा के बारे में बात किया गया है। पांचवी जो इसमें बात है महत्वपूर्ण, क्षणिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें हैं लिखने वाली, तो आप इनको लिख लेंगे। प्रत्यय को जानते ही हैं आप, प्रत्यय को महत्वपूर्ण हेडिंग जो है कुछ 25-50 जो होंगे 15-20 उसको देख लीजिएगा ज़रूर, वहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो ये देखिए इसका इस चैप्टर का हो जाएगा आपका जो रेखांकित भाग रहे। देखिए पूरा पूरा आप लिखने चले जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। रेखांकित भाग जो कहता है आपको उस रेखांकित भाग की व्याख्या करनी है और जो इसमें आपका अलग अलग प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, तभी आपको क्या होगा इसमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं आप कुछ और महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्नों में अब क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवें का क। देखिए पाँचवें क में क्या पूछेगा आपसे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। कभी कभी लोगों को याद आता है इसमें तो लोग ज़्यादा पैमाने पर लिख देते हैं, तो लोग पता चला कि 3-4 पन्ना इन्हीं के बारे में लिखते रह गए। देखिए 80 शब्द का है तो आप 80 शब्द में ही लिखिए। थोड़ा सा उनके जीवन परिचय के बारे में लिखिए, उनका जन्म स्थान लिखिए, जन्म तिथि लिखिए, उनके माता पिता का नाम लिखिए, उनके गुरु हैं तो उनका नाम लिखिए, थोड़ा बहुत उनका एजुकेशन लिख दीजिए बस। और उसके बाद इनकी साहित्यिक परिचय में क्या करिए, उनकी प्रमुख रचनाओं को लिख दीजिए। इतना आप लिख देते तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन लोग बहुत बड़े पैमाने पर इसका व्याख्या करने लगते हैं। इसी में आपका क्या होता है, आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं वो आपसे छूट जाते हैं। लास्ट में ये होता है कि हमारा जो 100 नंबर का पेपर था उसमें 15 नंबर छूट गया, 20 नंबर छूट गया। तो आप अगर एक्यूरेट लिखेंगे, जितनी आपके शब्द लिखने रहेंगे उससे इर्द गिर्द ही बस रहेंगे, तब तो आप पूरे प्रश्न को पा जाएंगे। तो इसमें देखिए जो दिया गया 3 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसमें डॉक्टर देखिए दीनदयाल उपाध्याय भी महत्वपूर्ण है। जान रहे हैं कि जो इस समय सत्ता शासन है इसमें दीनदयाल उपाध्याय जी का बड़ा चर्चित नाम है। तो उसमें कई प्रकार के नाम भी उलटफेर किया गया, बदल किया गया, तो उसमें दीनदयाल उपाध्याय बहुत शीर्ष पर हैं। इसलिए ये जो है
प्रमुख रहेगा आपका लेखक परिचय में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी देखिए महत्वपूर्ण है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है। काव्य में अगर देखा आपसे पूछा जा रहा है, काव्य में भी आपसे है तो सूरदास कालिदास जैसे 2-3 लोग हैं, तो उसमें किसी न किसी का आपको पूछ जाता है। तुलसीदास कालिदास का अगर याद रखते हैं तो उसमें एक किसी न किसी का मिलेगा। और इसमें जो दिया गया 3 है, इसमें मैथिली शरण गुप्त, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम लोग अज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आप अपने प्रश्न को लिख सकते हैं, जिनमें आप लिख सकते हैं अच्छे से और जिनका आपको अच्छे से पता रहेगा। आपकी यह स्वतः की धारिता है कि आप किस प्रश्न को सिलेक्ट करते हैं या किस लेखक या किस कवि के जीवन परिचय को आप लिखना चाहते हैं। तो एज योर चॉइस, आप लिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में अगले भाग को इस मॉडल पेपर में। 6वां हम लोग का प्रश्न है, कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी को समीक्षा कीजिए। तो देखिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मैंने उसका लिंक दे रखा है, और वहाँ से पंचलाइट को भी आप देख सकते हैं, बहादुर को भी देख सकते हैं। बहादुर देखिए, दिल बहादुर नाम का एक लड़का था, उसकी कहानी है। पंचलाइट क्या है, गांव में एक लाइट आता है जो लैंप वगैरह की तरह होता है, तो उस पंचलाइट को जलाया कैसे जाए, तो उस पर एक कहानी है। मतलब एक गाँव की दोनों बातें हैं, और ये जो है उत्तर प्रदेश के और नेपाल राज्य से लगी हुई गांव जो है वहाँ पर, और बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे के 2 गांव हैं, तो उन्हीं 2 गांवों की ये कहानियाँ हैं, पंचलाइट और बहादुर। और मैंने इन दोनों ही कहानियों पर अच्छे से बात किया हुआ है। आप उस कहानी को एक बार सुनेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक मैंने इसका दे रखा है, ठीक है। करना इसके अलावा भी आपको देखिए दिया गया है, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चित्र कीजिए, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। 7वां जो इसमें प्रश्न दिया गया है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द है। तो देखिए इसमें राज्य वाइज होता है, जिस राज्य के लिए राज्य में जो राज्य वाइज का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले वाइज होते हैं। तो जिले में जैसे होते हैं 10 जिले, 8 जिले, तो 8-8 जिलों के लिए बटा हुआ है ये, 8 जिलों के लिए, 9 जिलों के, 10 जिलों के लिए, कि मुक्तिया खंड काव्य को इस जिले के लिए लिखना है, सत्यजीत की खंड काव्य को इस जिले के लिए मुख्य रूप से है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ों को। जैसे इसमें देखिए रश्मि रथी भी है, खंड काव्य के आधार पर कथानक की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए रश्मि रथी जैसे मुख्य रूप से वाराणसी के लिए है, कुछ और जिले, तो ऐसे आप देख लीजिएगा जिलो वाइज, ये तो आपका काम है। और हाँ, आपको इसमें अगर टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, नई हेडिंग बना पाते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप प्रश्नों को भेजिए, वहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर देखिए श्री कृष्ण का चरित्र करना, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी आलोकवृत्त जो हो गया, त्यागपति हो गया, सरल कुमार हो गया, तो ये जिले वाइज प्रश्न है खंड काव्य के, और महत्वपूर्ण रहते हैं सभी प्रश्न, और इस पर भी आपको देखिए इजीली जो होता है आपको नंबर मिल जाता है। तो आइए देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में और क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब बढ़ते हैं खंड ख की ओर। खंड ख में देखिए मुख्य रूप से आपका जो इसमें होगा संस्कृत को कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ जो होगा वो हिंदी व्याकरण को इसमें कवर किया जाएगा। और खंड क जो था उसमें आपको मुख्य रूप से जो बात किया गया है वो गद्य और पद्य को लेकर बात किया गया था। तो खंड ख में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला जो इसमें है संदर्भ सहित आपको व्याख्या लिखना है। तो देखिए पहला जो पार्ट आपका दिया गया है इसमें संस्कृत से, तो संस्कृत भाषा महत्व नाम पार्ट से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकायदे मैंने इसके बारे में इसकी व्याख्या की हुई है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि संस्कृत भाषा है महत्व का देखिए 3 पैरा होता है, तीनों में से कोई ना कोई पैराग्राफ हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें जो दिया गया संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चित, तो देखिए संस्कृत भाषा संदर्भ लिखेंगे इसका आप अगर, तो संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से लिया गया है, इतना तो आपका उद्धृत है या लिया गया है, ठीक है। और आप इसका अनुवाद अगर करेंगे तो संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत जो साहित्य है वो सरल है और इसका व्याकरण क्या है, सुनिश्चित है। कैसे गद्य पद्य, इसके गद्य पद्य में लालित्य मिलती है, भाव से भरा हुआ मिलता है, और सुनने में माधुर्यता होती है, और यह अद्वितीय है। किम बहुनाम चरित्राम, ये चरित्र का निर्माण होता है। इसमें बाकायदा मैंने पूरा इसका व्याख्या किया हुआ, आप वहाँ से देखिए। इसमें तो इसके द्वारा जो होता है वो दया दानशील जो होता है, वो जितनी भी बातें हैं, क्षमा याचना, जितने ये सब जो होते हैं वो इसी के द्वारा उद्धृत होते हैं, संस्कृत भाषा के द्वारा ही उद्धृत होते हैं। तो देखिए प्रश्न का बड़ा हो जाएगा और उससे कोई मतलब है नहीं, आप का बड़ा प्रश्न बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पर आपको एक मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, तो इसके अथवा में देखिए आपको और क्या चीज़ें मिलेंगी। सेकेंड पैरा देखिए आपको बौद्ध युगे इमे सिद्धांत व्यक्तिकम जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसनम, तो ऐसे आपको देखिए ये है पंचशील सिद्धांत से ये लिया गया, तो इसमें आपको अपने हिसाब से इसकी व्याख्या आप कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। बढ़ते हैं ख की ओर। ख में देखिए आपको संस्कृत पद्यांश के बारे में पूछेगा, संस्कृत गद्यांश का तो हो गया, अब संस्कृत पद्यांश को भी आपसे पूछेगा। तो 8वें ख में जो प्रश्न बन रहा है वो संस्कृत पद्यांश से है। तो देखिए यहाँ पर 2 बातें लिखी गई, तदन्वय शुद्धि मति क्षीर निधावी, ये आपका एक हो जाएगा। एक हो जाएगा पीड़ाती,
और लभंते यहाँ पर आपका लास्ट हो जाएगा। तो मैं अथवा वाला आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो ये है सुभाषी रत्नानी में से है, सुंदर कथन रूपी रत्न जो है। तो ये जो सुंदर कथन रूपी रत्न से चैप्टर है यह सुभाषी रत्नानी जिसे हम लोग कहते हैं। तो अगर इसका संदर्भ आप लिखा जाएगा तो प्रस्तुत श्लोक प्रीणति वाले का हम लोग जो सेकंड पैरा है इसका मैं व्याख्या कर रहा हूँ जो अथवा में है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका जानते ही हैं कि सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या के बारे में। तो प्रीणाति यह सुचरिते पितरम स पुत्रो यद भारतुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम। अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाले, अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र। ठीक है, यदम भारतुरेवम हितुमच्छति तत्कलत्रम। पति का हित चाहने वाली पत्नी तथा आपत्ति तत्रिमापति सुखे च संस्कृत यदम तत्र जगति पुण्यकृतो लभन्ते। आपत्ति दुख एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति पुण्यशाली व्यक्ति को ही होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी तथा आपत्ति एवं दुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति पुण्य आत्मा या पुण्य व्यक्ति को ही प्राप्त होती है, पुण्यशील व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। यह इसका क्या हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा। सुभाषी रत्नानी का जो सेकंड पैरा सेकंड अथवा में आपका दिया गया है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। पहला जो आपका प्रश्न है देखिए, ये सेकंड प्रश्न है, थर्ड है, अब आपका फोर्थ है। मैं इसमें आपको दो लोगों का बता दे रहा हूँ, तो आप स्वयं करिएगा। धीरा कुतः पदम न प्रविचलंती। सेकंड है आपका प्रश्न, धीरा कुतः पदम न प्रविचलंती। इसका जो आंसर हो जाएगा, धीरा न्यायात पथ पदम न प्रविचलंती। ठीक है, तीसरी जो बात है, श्री कृष्ण कस्य समीपे दौन्तेन गतः। इसका जो आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण दुर्योधनस्य हो जाएगा, बस दुर्योधनस्य कर दीजिए, कस्य की जगह पर आपको दुर्योधनस्य कर दीजिए। श्री कृष्ण दुर्योधनस्य समीपे दौन्तेन गतः, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो 10वां आपका दिया गया, 10वें का वीर रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा सहित व्याख्या लिखिए। तो वीर रस आप जानते हैं, वीर जो होता है इसका, या उत्साह, शांत रस के बारे में होता है, शांत शोक जो, तो ये आप लोग इसके बारे में परिभाषा लिखते हैं, उसका एक उदाहरण लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट वाइज में आपको वहाँ से मिल जाएंगे सही प्रश्न। जो श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गए, यमक अलंकार हो गए, रूपक अलंकार हो गए, तो ये 2-3 अलंकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपका प्रश्न मिलता रहता है नियमित रूप से। तो ये आपका काम है, इसे आप ज़रूरी कहीं ना कहीं से आपको ये मिल जाएंगे, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे से भी पढ़ सकते हैं, हमसे भी देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना जरूर पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 10वें का ग जो है। देखिए इसमें पूछता है आपको बरवे अथवा हरिगीतिका छंद का लक्षण एवं उदाहरण। देखिए किसी एक के बारे में आपको बताना है, जैसे इसमें दोहा भी पूछ सकता है, सोठा पूछ सकता है, छंद का कोई भी पूछ सकता है भाग, आपको चौपाई पूछ सकता है। तो इसमें आपको बताना होता है उदाहरण लिखकर और इसका परिभाषित कर दीजिए। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और देखिए ये जो मैंने मॉडल पेपर लिखा हुआ ये बनाया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए लिखा है किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो देखिए पहला जो इसमें टॉपिक है, भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान। अभी जान रहे हैं कि किसानों का जो बिल वगैरह आया था उसमें कितनी समस्याएं हुई हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पहला भारतीय किसानों की समस्याएं। क्योंकि जब से किसान वाला देखिए कितना धरना प्रदर्शन चल रहा है इस समय, हम लोग जान रहे हैं एमएसपी को लेकर, दाम मूल्य को लेकर वहाँ पर कितनी उलटफेर देखने को मिला है। और अभी भी देखा है तो किसान भाई लोग जो है हमारे, वो धरना दे ही रहे हैं। और दूसरी जो इसमें है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, दूसरी जो चीज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरा कहा गया जनसंख्या वृद्धि की समस्या, चौथा जो है विज्ञान और मानव जीवन, तो तीसरा चौथा को हम लोग अभी किनारे रखते हैं। पांचवा जो है कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। मैं इस निबंध में बता रहा हूँ आपको पहला, तीसरा और जो पांचवा है, इन तीनों निबंध में आपको कोई ना कोई एक निबंध जरूर मिलेगा एग्जाम में। और कोरोना वायरस जो है ये जो है, और भारतीय किसानों की समस्याएं, ये दोनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा इनके मिलने के चांसेज हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में।
और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा आपके क्लास 10 के बच्चे होंगे, 12th के बच्चे होंगे, उनके लिए ये दोनों जो होगा निबंध ना तैयार कर लीजिए। और वो दोनों ही निबंध को मैंने एकदम डिटेल में पूरा डिस्कशन किया हुआ है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से देखिए उन प्रश्नों को। देखिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां हम लोग का प्रश्न है दोग्धा। देखिए तो इसमें क्या होता है, संधि विच्छेद की बातें होंगी, समास वगैरह की बातें होंगी। तो 12वें का जो क है सॉरी डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा खांसी आ गया। बढ़ते हैं 12वें क की ओर। क का जो हम लोग का पहला है दोग्धा का संधि विच्छेद है। तो इसमें जो दिया गया आपका ऑप्शन अ है दोग्धंधा, ब है दोग्धंधा, स है दोधनधा, द है दोधनधा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला का, तो द जो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। तो दोग्धा का जो संधि विच्छेद होता है, जो इसका द ऑप्शन है दोधनधा, तो यह इसका राइट हो जाएगा। तो 12वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे भाग की। इसमें दूसरा जो हम लोग का दिखा गया है विष्णु अ का संधि विच्छेद क्या होगा। अ जो दिया गया विष्णुधन अ, ब दिया गया विष्णुधन इव, स जो दिया गया विष्णुधन अ, द दिया गया विष्णुधन आओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। विष्णुधन अ, विष्णु अ का संधि विच्छेद हो जाएगा। दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो स करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो इसमें दिया गया है हरेव, हरेव का संधि विच्छेद क्या है। अ जो दिया गया हरे धन औ, ब दिया गया हरे धन इव, स जो दिया गया हर धन इव, द जो दिया गया हर धन औ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरे धन औ इसका करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं ख की ओर। ख का जो हम लोग का इसमें दिया गया है 12वें का ख। पहला जो इसमें देखिए आपको समास बताना है इसमें। अब तो पहला जो दिया है घन श्यामा में समास कौन सा है। ऑप्शन नंबर अ दिया गया अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ब है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर स है कर्मधारय समास, और ऑप्शन नंबर द दिया गया है बहुव्रीहि समास। तो इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। घनश्याम में जो है कर्मधारय समास है। तो घनश्याम का देखिए, जो घनश्यामा का हिंदी क्या हो, आप जब करेंगे घन ईव श्यामा इसमें हो जाता है, और इसका जो अर्थ हो जाता है काले बादल लो के समान। तो काले बादलों के समान जो होता है इसका अर्थ हो जाएगा। और इसमें जो समान है, इसमें जो कर्मधारय समास है, तो ख पहला जो इसमें है, तो पहले का राइट आंसर जो होगा स करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे इसमें क्वेश्चन जो है उपटतम में समास कौन सा है। उपटतम में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ दिया गया द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ब दिया गया बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर स दिया गया अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर द दिया गया है कर्मधारय समास। तो इसमें जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास इसमें है। अव्ययी भाव समास का मतलब देखिए, इसका जो उपटतम का मतलब क्या होता है, तटस्थ समीपे, जिसे हम लोग कहते हैं तट के समीप। तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा स होगा। प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950-690-225-7। फिर से एक बार सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950-690-225-7। यदि आप इसे ज्वाइन होते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और जो ये आपका है फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें कोई आपका चार्ज लगने वाला नहीं है, इसलिए आप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की सीरीज में और देखते हैं 13वें का जो मॉडल पेपर हम लोग का चल रहा है। 13वें का पीविताम अथवा तिष्ठ किस धातु लकार पुरुष और वचन का है, इसको हमें बताना है। तो देखिए पीविताम जो होता है वो लोट लकार है, और उसका प्रथम का जो है वो द्विवचन है। लोट पीविताम जो है वो तिष्ठ आपका हो जाएगा, पीविताम जो है वो लोट लकार का प्रथम का द्विवचन है। बढ़ते हैं खा की ओर। खा का जो पहला हम लोग का इसमें है नामने रूप है नामन राजा शब्द का। ऑप्शन नंबर अ दिया गया प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ब है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, स है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, द है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो देखिए यहाँ पर नामने की बात हो रही है, ये चतुर्थी विभक्ति का जो है एक वचन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। बढ़ते दूसरे की ओर। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है आत्मसु रूप है आत्मन शब्द का। ऑप्शन नंबर ए है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, ब है पंचमी विभक्ति का बहुवचन, स है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, द है सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। तो जो ये आत्मसु है वो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। देखिए ग जो प्रश्न आपका दिया गया है उसमें प्रत्यय बताना होता है आपका। प्रत्यय में भी देखिए आपको एक एक नंबर, देखिए ये सब छोटे प्रश्न होते हैं, इनको लोग छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपका अगर एक एक दो नंबर आपका तैयार है तो आप पास होने से आपको कहीं नहीं रोक सकता। आप फेल तो नहीं हो सकते। कम नहीं कि 100 नंबर का जो पेपर है उसमें 35 से 40 नंबर जो आपका है वो एक नंबर का ही है प्रश्न। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला हम लोग का है गुरुत्वम शब्द में प्रत्यय कौन है। 13वें प्रश्न का जो ग है पहला, इसमें
गुरुत्वांश शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अ है त्वा, ब है तव्यत, स है त्व, द है अनियर। तो आपका गुरुत्वम देखिए गुरु शब्द है और इसमें जो प्रत्यय है त्व प्रत्यय है। तो जो पहला प्रश्न इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा, त्व ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो इसमें बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न में, कृत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर अ है तव्यत, ऑप्शन नंबर ब है अनियर, ऑप्शन नंबर स है कत्वा, ऑप्शन नंबर द है तल। तो यहाँ पर देखिए ये क्री धातु है और साथ ही साथ इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है कत्वा जो इसमें है प्रत्यय हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। जिसमें देखिए घ दिया गया, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो प्रजा, व्यंग, राजा, 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 राजा। तो कोई भी एक आप याद रखिए, उसी पैटर्न पर आप इन सभी को आसानी से बता सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और भागों को। सेशन हम लोग का बहुत लंबा जा रहा है, बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। देखिए जो इसमें दिया गया है, बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का सेशन का आखिरी प्रश्न भी ये है और आज का जो है मॉडल पेपर है हिंदी का, इसका यह आखिरी प्रश्न भी रहेगा। आपका जब जो आपको पेपर मिलेगा वहाँ का भी यह आखिरी प्रश्न रहेगा। तो देखिए इसमें है, निम्नलिखित में से किन दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2-2 नंबर का आपको एक रहेगा सेंटेंस, तो 2 सेंटेंस का केवल संस्कृत में व्याख्या करना। संस्कृत में भी नंबर जो होता है देखिए ग्रामर की तरह मिलता है और बहुत सटीक नंबर मिलता है, कभी नंबर इसमें कटता नहीं है। तो इसमें देखिए 5 सेंटेंस आपके दिए गए हैं, इनका आप जैसे देखिए सेकंड जो दिया गया है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेंटेंस है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न है, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार आपको 5 सेंटेंस, इसमें 5 से कोई 2 सेलेक्ट करना है, आप इजीली इसमें 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप 2 लोगों का सेंटेंस बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज का यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ और भी जो जिस भी सब पर आपको सब्जेक्ट पर चाहिए मॉडल पेपर, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस प्रश्न के अंत तक में जो सुझाव है, जो हमारे अंदर कमियाँ थी, उसके बारे में ज़रूर बताएं। और मेरी एक हेल्प ज़रूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से भी आप ज्वाइन हो जाएं। 950 690 285 7, 950 690 285 7 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इसे ज्वाइन होते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है। तो 2-3 महीने के लिए ग्रुप ज्वाइन करने में मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए, इसलिए ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। और उसके साथ ही साथ नियमित रूप से आपकी क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी और जल्द ही कुछ व्यवस्थाएं में थोड़ी अनियमितता है, अब जब व्यवस्थाएं बन जाएंगी तो और चीज़ें बेहतर तरीके से आपके लिए होने लगेगा। जैसा आपके प्रति आपका रिस्पांस मिलता है वैसे हमारे टीम वर्क जो है वो काम करेंगे। और देखिए जो भी है आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, ये तो कंफर्म है। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी राजनीति हो सकती है, लेकिन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन तो कराना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि किसके बेस पर ये रिजल्ट बनाएंगे। पिछली बार देखिए प्री बोर्ड हुआ था, उसके आधार पर बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट बना के दे दिए, ठीक है। तो पिछली बार की लापरवाही मत करिएगा। पिछली बार के जो लड़के प्री बोर्ड में अपना मनमानी किए, एब्सेंट हो गए, तो देखिए कितने लोगों को फेल बन के रिजल्ट मिल गया, पूरा एब्सेंट लिख के पूरा रिजल्ट उनका आ गया। तो प्री बोर्ड को भी हल्के में ना लें। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए सीबीएसई बोर्ड ने अपना एक पैटर्न में बदलाव किया है कि उसने 2 बार अब सेशन का एग्ज़ाम करा रही है। उनका क्या है, असेसमेंट जो कि तो पहला जो है और असेसमेंट 2 जो है, यानी उनका देखिए अर्धवार्षिक जो परीक्षा वो हो चुकी है, हाफ ईयरली, और ईयरली परीक्षा उनकी भी बाकी है, तो वो करा चुके हैं। बहुविकल्पी के थ्रू ही कराएं, लेकिन उन्होंने करा लिया है। अब वो रख लिया है कि नहीं, अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बच जाएंगे उससे, ठीक है। लेकिन आपका ये नहीं हो रहा है। आपको ये गवर्नमेंट जो है या आपको जो ये शिक्षा विभाग है, जो यूपी बोर्ड की संस्थाएं प्रशासन है, उसने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मैं प्री बोर्ड का नंबर जोड़ूंगा, ये क्या करूंगा। लेकिन अगर बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा तो प्री बोर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है और प्री बोर्ड आपका जनवरी में लगभग होना तय है। इसलिए आप अपनी तैयारी को एकदम ज़बरदस्त रखें और जनवरी में आप ज़रूर दें। देखिए सीज़न तो चल ही रहा है, कोरोना का ये है, अब ओमिक्रॉन एक आ गया, उसकी भी दस्तक बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं वो भी। तो जब भी होंगे नाटक आपका होगा फरवरी मार्च से होगा, बाद में होगा, लेकिन प्री बोर्ड उससे करा लिया जाएगा। इसलिए कम से कम प्री बोर्ड तक तो आप अपना बेहतर ज़रूर दें। और जाड़े भी बढ़ गए हैं, ठंडी भी बढ़ गई है, तो ठंडी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी नियमित स्टडी को अपने जारी रखें। विद्यालय कम जाएं
और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर स्टडी करें। देखिए विद्यालय भी कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, तो पता चलता है कि दिन छोटा है, जाड़े का समय है, सुबह आप निकलेंगे तुरंत आएंगे, शाम निकल जाएगा, थके आएंगे, सो जाएंगे, तैयारी नहीं हो पाएगी अच्छे से। इसलिए जब महीने बचते हैं एग्ज़ाम से, आपके 1-2 महीने 3 महीने पीछे आप रहते हैं, पहले रहते हैं, तो वहाँ पर आपको नागा करना चाहिए और विद्यालय में कम जाइए और घर पर स्टडी ज़्यादा करिए। और घर की स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं लोग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।